वेलकम टू द सिविल इंजीनियर बजट दोस्तों। बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ में जिस तरह से आप हमें प्यार दे रहे हैं, एक बहुत ही मज़ेदार केस स्टडी आपके साथ लेके आए हैं ब्लैक कॉटन सॉइल पे हाईवे कंस्ट्रक्शन के लिए क्या करना चाहिए, क्या डिज़ाइन फैक्टर्स हैं, क्या एरर आते हैं, क्यों नहीं बनाते हैं, क्या दिक्कत आती है। सभी सवालों के जवाब वीडियो को आखिरी तक आपके लेंगे हम सिर्फ 15 मिनट और आपका एक केस स्टडी हो जाएगा कंप्लीट और ब्लैक कॉटन सॉइल के बारे में आपको सभी जानकारी मिलेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलो, नहीं तो नोटिफिकेशन छूट जाएगी, बहुत अच्छा टॉपिक छूट जाएगा आपसे। चलिए शुरू करते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल क्या है, आइस कोड्स क्या कहते हैं, एसपी बुक्स क्या कहती हैं, क्लूज क्या कहती हैं, ए लाइन के ऊपर की प्रॉपर्टी हाईली श्रिंकेज हाईली सॉइलिंग प्रॉपर्टी के साथ में कैरेक्टरिस्टिक्स ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक एंड कलर कॉटन इन नेचर इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल। और भी डिटेल से पढ़ेंगे कि क्या है ब्लैक कॉटन सॉइल। पिक्चर आप देख रहे थे, इनऑर्गेनिक क्ले कैटेगरी में आती है, मीडियम टू हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई श्रिंकेज स्वेलिंग, हाई श्रिंकेज एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टीज। समझ आ रहा है ना क्या होता है? श्रिंकेज सिकुड़ना, स्वेलिंग फूलना, कंप्रेसिबिलिटी मीडियम टू हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। और इंडिया के 20% पार्ट पे, सेंट्रल और वेस्टर्न पार्ट पे ब्लैक कॉटन सॉइल का अपना कब्जा जमा के रखे हैं पूरे इंडिया में 20%। और हाईली श्रिंकेज और स्वेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल है और इसीलिए ये हाईवे के लिए चैलेंज है, वेरी हार्ड है। और जैसे ही ये नमी को पकड़ती है, वेट कंडीशन में आती है, तो ये अपनी पूरी स्ट्रेंथ को लूज कर देती है। और यही तो दिक्कत है, हार्ड तो ये काफ़ी है। और ये हमने देखा है कि ये जब छोड़ती है तो ये क्रैक्स, जब ये सूखती है तो ये क्रैक छोड़ती है और वर्टिकल मूवमेंट तक की सॉइल मास में अंदर तक क्रैक छोड़ती है और मूवमेंट होना चालू कर देता है। और यही सब कारण बनते हैं पेवमेंट के फेलियर के, सेटलमेंट, हैवी डिप्रेशन, क्रैकिंग एंड अनइवननेस। देखो ये है भाई हाईली क्ले सॉइल है, क्ले बहुत ज्यादा होती है, इतनी हार्ड है कि इसे पल्वराइज नहीं किया जा सकता क्लोथ से। यदि हम इसे पल्वराइज करने की कोशिश करें तो पल्वराइज नहीं कर पाएंगे। और इसकी टेंडेंसी है कि अपर लेयर ऑफ द पेवमेंट में इसको यूज नहीं कर सकते। सब बेस कंसिस्टेंसी में इसमें बहुत सारे वॉइड्स होते हैं, ब्लैक कॉटन सॉइल है और यही सब फेलियर का कारण है। क्या आप जानते हैं ब्लैक कॉटन सॉइल काली क्यों होती है? इसका सवाल का जवाब अगले चंद सेकंड में। इसमें टाइटेनियम ऑक्साइड प्रेजेंस होता है ऑस्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में, इस वजह से ये काली होती है। और ये इसमें क्ले तो बहुत ज्यादा होती ही है और इसमें मोरोनाइट स्ट्रक्चर होता है, ब्लैक और ब्लैकिश ग्रे इन कलर, इसी वजह से इसका कलर ब्लैक होता है। लैबोरेटरीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के रिजल्ट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। क्ले 36%, सिल्क 62%, इसका अबाउट रेंज होती है। और सैंड 2%, फाइन 98% फाइनर है। और प्लास्टिक लिमिट 25 के आसपास होती है, तो ये ब्लैक कॉटन कहलाती है। लिक्विड लिमिट 47, प्लास्टिक इंडेक्स लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट होती है और ये 22 है, इसका डिफरेंस होता है। मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की बात करें या ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट की, सीवीआर की बात करें या सैचुरेशन मॉइस्चर की या फ्री स्वेलिंग इंडेक्स की, इन सब के आइस कोड्स आपको मिलेंगे कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में। और इनकी कुछ वीडियोस, हमने इसको कैसे टेस्ट करते हैं, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज कैसे फाइंड आउट करते हैं सॉइल की, कुछ वीडियोस हमारी टाइमलाइन में, वो भी लिंक्स पड़ी हुई हैं, उनको भी आप देखें, इससे काफ़ी कुछ समझ आएगा आपको। ये में ग्रेडेशन, फाइनल्स मॉड्यूल्स ग्रेडेशन कैसे करते हैं, किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं, बहुत अच्छे से बताया कमेंट बॉक्स, आई बॉक्स में, आई कार्ड में भी इसके लिंक्स हैं, आप वहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। ऊपर आपको दिख रहा है सीवीआर आपके लिए बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, इसको भी आप जाके देख सकते हैं, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आई कार्ड में भी इसकी लिंक पड़ी हुई है। भाई आपको लिक्विड लिमिट किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, क्या प्रोसीजर है, क्या आइस कोड्स है, सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसको भी आपको देखना है। मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट का प्रोसीजर कैसा है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी कैसे निकालते हैं और स्टैंडर्ड प्रोक्टर डेंसिटी टेस्ट एज पर पार्ट 7 कैसा होता है, ये सब चीज़ें आपके ब्लैक पार्ट 7 पार्ट 8 में क्या फ़र्क है, ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन से आप लिंक से जाके देखिए। हम आशा करते हैं कि आपको समझ आएगा, जो समझना है वो कमेंट बॉक्स में लिखो, शायद
भाई इस सॉइल को जब आप सीप से 75 माइक्रोन की सीप से सीप करेंगे तो 85 to 100% पार्टिकल क्ले के निकलेंगे। और इसकी अटरबर्ग लिमिट की बात करें तो लिक्विड लिमिट 55 से 60 की रेंज होती है। प्लास्टिक लिमिट भाई 30 to 40 है। प्लास्टिक इंडेक्स की बात करें 20 to 25 है। वॉल्यूम इसका जो चेंज होता है 200 से 800 होता है। सॉइलिंग प्रेशर की बात करें तो 8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 10 kg सेंटीमीटर स्क्वायर की रेंज होती है। और बेरिंग कैपेसिटी तो बहुत कम है एंड हाई सॉइलिंग एंड सिंकेज कैरेक्टरिस्टिक्स। और यही सब अजीबोगरीब कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से ये फाउंडेशन मटेरियल के लिए सबसे खराब मानी जाती है। भाई पानी की प्रॉब्लम आती है जब इसमें पानी की प्रॉब्लम हो, पानी यदि इससे टच हो जाए तो फिर तो ये हम सभी जानते हैं कि बहुत पुराना दुश्मन है पेवमेंट का पानी। और जैसे ही ये मिलती है तो ये एक्सपांड कर जाती है ब्लैक कॉटन सॉइल और आप समझते हैं फूल जाती है। तो वही है कि रोड सरफेस में 3 तरफ से पानी इसके अंदर जाता है, टॉप सरफेस से, साइड बॉम्ब से और सबग्रेड कैपिलरी एक्शन की वजह से भी। और सारा का सारा एक्सपांसन सॉइल है तो ये फैल जाती है और क्रैक्स से प्लग हो जाते हैं। तो और ये रोड की सरफेस है जो मस्ट बी इम्परवियस, इसे पानी नीचे नहीं जाना चाहिए। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कैपिलरी वाटर राइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह की मिट्टी हमें सबग्रेड में यूज़ करना चाहिए, इसीलिए तो हार्ड मोरम यूज़ करते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करी रोड की और हमने पाया कि भाई पानी जैसी भाई सैचुरेटेड कंडीशन में सबग्रेड की बेरिंग कैपेसिटी कम है और अल्टीमेट रिजल्ट्स ऑफ हैवी डिप्रेशन और सेटलमेंट होना ही होना है, तो फिर ये एक्सपांड हो जाता है। तो वाटर बॉन्ड मैकेनिज्म भी हमारा फेल हो जाता है। इन बेस ऑफ वाटर बॉन्ड मैकेनिज्म लुब्रिकेंट बाइंडिंग मटेरियल मैकेनिज्म, और ये मैकेनिकली इंटरलॉक कर देते हैं इस तरह से। और बिटुमेन सर्विस को रेवल स्ट्रैपिंग क्रैकिंग डेवलप होते हैं ड्यू टू द वाटर स्टैग्नेशन एंड सीपेज इनटू दिस लेयर्स। तो भाई ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत ही घटिया क्वालिटी की एक सॉइल है और इन सब चीज़ों पे सफिशिएंट ध्यान नहीं दिया जाता है। कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस भी हमें देखना पड़ता है। साइड बॉम्ब्स का एजेंसीज को ध्यान नहीं देती हैं, इस वजह से रोड की लाइफ कम हो जाती है, लाइफ स्पान कम हो जाता है। और भाई बारिश के समय पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और जिसे हम नेगलेक्ट कर देते हैं, तो हमें ये नेगलेक्ट नहीं करना है। एज ए इंजीनियर इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि ब्लैक कॉटन सॉइल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम है, डिजाइनिंग भी मैच नहीं करती है। भाई सभी जानते हैं कि यूएसए ने कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो एक मेथड डेवलप करी जिससे हम थिकनेस पता करते हैं, लेकिन जब सॉइल ब्लैक कॉटन के केस में हम जब चेक करते हैं फील्ड पे तो 15 kg का वेट लगाया, 15 kg एंड 5 kg पर 62 एंड 65 हमने जो वेट लगाया रिस्पेक्टिवली और उसका जो सॉइलिंग प्रेशर चेक किया तो जो वो आया 20 to 80 100 पर मीटर स्क्वायर और सॉइलिंग की रेंज 10 से 20% हो गई। तो इसी से इसका जो रैशनल प्रोपोर्शन निकलता है वो उसमें मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है। तो सीबीआर वैल्यू ऑफ एक्सपांसन सॉइल में हम मॉडिफिकेशन चाहते हैं, ये मैच नहीं करता। क्या करते हैं कि जब हैवी ड्यूटी ट्रैफिक होता है दैट इज 4500 कमर्शियल व्हीकल्स पर डे इसमें मूव कर रहे होते हैं और जब हम नेशनल हाईवे को कहते हैं तो सीबीआर वैल्यू 2% ली, तब वो फ्लेक्सिबल पेमेंट जो हमारा बिटुमेन का रोड होता है, जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात करते हैं तो 830 mm की प्रोफाइल आती है जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल प्रपोजिशन है। तो ये सीबीआर डिजाइन फेल हो गई, इट रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन। जब एक्सपांसन सॉइल के केस में मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है। सेम एजप्शन जब हम 4500 कमर्शियल व्हीकल्स के साथ में ट्रैफिक इंटेंसिटी के साथ में जब हम रिजिड पेमेंट की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 300 to 320 mm की लेयर आती है। तो भाई यहाँ पे फ्लेक्सिबल पेमेंट हमें यूज करना चाहिए और ये रीजनेबल भी है, इसकी कॉस्ट भी कम है और दिस टाइप ऑफ पेमेंट में सेव द इंजीनियर फ्रॉम डे टू डे मेंटेनेंस और डे टू डे मेंटेनेंस की प्रॉब्लम भी कम है। तो भाई ब्लैक कॉटन के केस में हमें हमेशा यूज करना चाहिए रिजिड पेमेंट को।
और भी दूसरी अप्रोच है कि हम जो मिट्टी है उसकी सीबीआर को इंक्रीज कर दें, उसको मॉडिफाइड करके, कॉम्पैक्ट करके, स्टेबलाइजेशन करके, सॉइल स्टेबलाइजेशन एक टर्म होती है, तो फिर हम इसमें और कम थिकनेस के साथ में भी डिजाइन कर सकते हैं। तो भाई और क्या तरीका है, कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, इसको हम आगे की तरफ डेवलप कर रहे हैं कि भाई सीबीआर वैल्यू कौन कौन से, सीबीआर वैल्यू इंक्रीज करने के लिए ब्लैक कॉटन सॉइल की कौन कौन से मटेरियल हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें एक लाइम है, ओपीसी है 43 ग्रेड का, मुरम है, 4 दिन की सॉफ्ट पॉलिश सीबीआर, टैन होना चाहिए, मैक्सिमम लेबोरेटरी भी 17.5 से कम नहीं होना चाहिए, सैंड यूज करना होता है, और नॉन कॉन्सेप्ट सॉइल इस पर लेबोरेटरी की ड्राई यूनिट बेच पार्ट 8 के हिसाब से 16 किलोमीटर पर। CNS क्या होता है ये हम थोड़ी देर में आपको बता रहे हैं। CNS क्या होता है, कोहेसिव नॉन सॉइलिंग सॉइल होती है, और ये मुरम को ही बोलते हैं, जिसमें कोहेसिवनेस थोड़ा कम आता है। टेक्निक्स हम इस्तेमाल करते हैं सीमेंट में लाइम मिला करके, और सॉइल की सीबीआर वैल्यू को इंक्रीज करने का तरीका है, और ये 20 से 30% चीपर है डब्ल्यूबीएम के कंस्ट्रक्शन से भी 20 से 30% चीपर पड़ता है। तो इसमें करते कैसे हैं, हम क्या करते हैं इसमें कि हम उसके ऊपर के जो बीकर सेक्शन में हम सीमेंट और लाइम मिला करके उसकी नेचुरल ब्लैक कॉटन सॉइल की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं। तो भाई ये चीपर भी पड़ता है, वॉल्यूम चेंज होता है, मॉइस्चर कंटेंट भी कम होता है, और ये शेयर रेजिस्टेंस इसका इंक्रीज हो जाता है, बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो भाई इस तरह ये सब चीजें हम बढ़ा सकते हैं। इसमें कैसे पल्वराइजेशन और मिक्सिंग की मेथोडोलॉजी यूज करते हैं, होता क्या है भाई, मिक्सिंग वाली मेथड में हम इसमें मुरम, सीमेंट और लाइम इन सबको मिक्स करने का आइडिया बनाते हैं। कैसे करते हैं, हम एक काम करते हैं, पहले एम्बैकमेंट को पूरे को, जो कंस्ट्रक्शन जो एम्बैकमेंट हमें करना है उसको तोड़ लेते हैं छोटे छोटे पीसेस में, 50 mm मैक्सिमम साइज। इस पर एक हैरो, एक कल्टीवेटर जो होता है उसको चला देते हैं, सॉइल क्लोथ्स को स्प्रेड करते हैं, और 8 टन के पावर रोलर से स्प्रेड करके उसमें कॉम्पैक्ट करते हैं, और उसको इतना 8 पास के आसपास देते हैं, 7-8 पास फ्रिक्वेंसी में देते हैं, वो इतना क्रस्ट हो जाता है कि 80% सॉइल जो है इस 475 mm की सीप से पास हो जाए, उसमें कोई लंप ना रहे। पल्वराइजेशन मेथड में ब्लैक कॉटन सॉइल को यूनिफॉर्मली मिक्स किया जाता है सीमेंट और मुरम के साथ में, और रोटेवेटरी मशीन के साथ में ग्रेड किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट और ब्लैक कॉटन सॉइल को प्रॉपर मॉइस्चर कंटेंट के साथ में उसकी स्टेबलाइजेशन की जाती है ताकि वो स्ट्रेंथ गेन कर सके। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि जनरली 5% सीमेंट बाय वॉल्यूम है इसमें मिक्स करते हैं। इसका इसकी पोटेंशियल सॉइल रिड्यूस होती है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जब हम मिक्स करते हैं तो इसकी लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड पोटेंशियल ऑफ वॉल्यूम वो सब चेंज होती हैं। इट इंक्रीज द सिंक्रेज, इसकी सिंक्रेज लिमिट बढ़ जाती है और शेयर स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। ड्यू टू द स्ट्रेंथ इंक्रीज, जब इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है सीमेंट मिलाने के बाद में, सीमेंट मिलाने से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और सबग्रिड की बेयरिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। सीबीआर वैल्यू भी इसकी इंक्रीज हो जाती है। ये जनरली ये टेक्निक चीपर है और हम जनरली मिक्स करते हैं सीमेंट को स्टेबलाइजेशन ऑफ ब्लैक कॉटन मिक्स में, और इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने में ये काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। तो वही पल्वराइजेशन है। रोड एम्बैकमेंट का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं इसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। जहाँ पे हमें रोड एम्बैकमेंट का कंस्ट्रक्शन करना होता है वहाँ पे किस तरह की टेक्निक होती है। सबसे पहले तो हम 1600 mm की डेप्थ तक इसको नेचुरल ग्राउंड लेवल से एक्सवेट कर लेते हैं। फिर वहाँ पे डेंसिटी चेक करते हैं, यदि 95% से कम है तो वहाँ पे 225 mm की लेयर को और लूज करते हैं और उसको रिकॉम्पैक्ट करते हैं ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के साथ में, जब तक वो 95% की उसकी MDD के बराबर ना हो जाए और CBR 5% के बराबर नहीं हो जाए। इसके बाद क्या करते हैं कि भाई हम हमारा 60% ब्लैक कॉटन सॉइल हो गया, बाय वेट की बात कर रहे हैं, और 3% सीमेंट और 37% मुरम को मिक्स करके 200 mm की लेयर्स में 3 लेयर तक इसको कॉम्पैक्ट करके हम इसको भरते हैं और इसकी चेक और हम 95% तक MDD और CBR वैल्यू 5% होनी चाहिए और इसको कॉम्पैक्ट कर देते हैं। अब देखना, आपने 225 लूज किया था तो वो इसमें हो गया। इसके बाद में एक 225 mm की सैंड फिल्टर की लेयर इसके ऊपर
और प्रोवाइड करते हैं। और इसके ऊपर 1000 mm और बचाना, देखो 1600 mm आपने पूरा एक्सपेक्ट किया था, आपको डेंसिटी कम मिली तो 225 mm और नीचे चले गए। 600 की लेयर आपने कॉम्पैक्ट की, 225 mm की सैंड फिल्टर इसमें लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद में आपको 1000 mm की थिक को और कॉम्पैक्टेड मोरम के साथ में 200 mm की लेयर के साथ इसको और भरना है। CNS भाई दोनों तरफ CNS कोहेसिव नॉन सॉइलिंग सॉइल की 3 मीटर की विड्थ और 2 मीटर की डेप्थ की भाई प्रोवाइड करते हैं, ताकि किनारे से सब लेयर से पानी की एंट्री ना हो। और पक्की ड्रेन दोनों तरफ हम नेचुरल ग्राउंड लेवल के एम्बैंकमेंट में बनाते हैं, ताकि कटिंग ना हो रेन वाटर की वजह से। और बाकी का सारा कंस्ट्रक्शन आपके एज पर पेवमेंट डिजाइन की वजह डिजाइन होता है। CBR रिजल्ट्स और मॉड्यूलर्स सबग्रेड रिएक्शन की सब कुछ एक जैसा। भाई यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन एम्बैंकमेंट बनाना है, यदि नियर बाई फ्लाईज अवेलेबल है एज पर IS कोड 38.2 ग्रेड 1 का, तो हम उसे यूज कर सकते हैं। बस हमें ये ध्यान रखना होता है कि इसकी कंसिस्टेंट क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों चीजें हमें रिक्वायर्ड है, वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। जियो टेक्सटाइल फैब्रिक एक मटेरियल होता है भाई, ये पॉलीप्रोपिलीन, पॉलिस्टर और पॉलीमाइड इन सबके डेरिवेटिव्स, पेट्रोलियम डेरिवेटिव्स को मिला करके इसका मैन्युफैक्चरिंग होती है। और 70s के टाइम में USA में यूज होती थी और इनिशियल स्टेज में इंडिया में यूज हो रही है। और भाई ये ना एक रेनफोर्स लेयर की तरह एक्ट करती है, हाईली टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, बर्स्ट एंड पंचर स्ट्रेंथ, बहुत ही अच्छी पंचिंग स्ट्रेंथ होती है, परम्यूरिटी, एवरेशन रेजिस्टेंस सब कुछ एकदम A1 होता है। और ये एक रेनफोर्स लेयर ये हम बता चुके हैं आपको। और एक कॉम्पैक्ट रिफ्लेक्ट क्रैकिंग इन सबको से पेमेंट स्ट्रक्चर से बचाती है। ऑल्सो द यूज ऑफ जियो टेक्सटाइल। और ये जब हम जियो टेक्सटाइल मटेरियल जब हम यूज करते हैं तो ये हमारी थिकनेस ऑफ पेवमेंट की रेंज को भी 10 से 25% तक प्रिडिक्ट कर देती, रिड्यूस हम कम कर देती है। और द कॉस्ट ऑफ जियो टेक्सटाइल भाई, और जियो टेक्सटाइल मटेरियल की कॉस्ट कोई बहुत कम है, कोई ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है इन स्पेशल एरिया जहाँ पे ब्लैक कॉटन एरिया है, ब्लैक कॉटन सॉइल का एरिया है। और ये जियो टेक्सटाइल ऑफर सॉल्यूशन टू द हाईवे इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। भाई जियो टेक्सटाइल फैब्रिक्स जो है एक सॉल्यूशन की तरह उभर के आया है, जहाँ पे लोकली अवेलेबल है। हम बात वहाँ की नहीं कर रहे हैं जहाँ अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे है वहाँ हम उसको यूज कर सकते हैं। भाई एक मुरम की एक लेयर सबग्रेड और सबबेस के बीच में देना इसे कॉस्ट इफेक्टिव की एक है। इससे मुरम ऑफ लो प्लास्टिसिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, डज नॉट अलाउ। ये इंट्रूसिव ऑफ अबव सॉइल सबग्रेड ये अलाउ नहीं करती है, ऊपर इसका वाटर टेबल इंक्रीज नहीं होता है, ऊपर नहीं आती है, इसमें जो कैपिलरी एक्शन नहीं हो पाता है। ये पुरानी प्रैक्टिस है कि हम सबग्रेड और सबबेस के बीच में एक 225 mm की एक मुरम की लेयर हम इसमें यूज करते हैं। और ये कि 225 mm की थिकस्ट सैंड ब्लैंकेट, इट इज अ कॉमन ओल्ड प्रैक्टिस टू प्रोवाइड अबाउट 225 mm थिक सैंड ब्लैंकेट लेयर ऑन सॉफ्ट सॉइल एज अ बैरियर टू स्टॉप intrusive to the subgrade soil into the introduction of the granular subbase layer and serve as a drainage layer and also to give uniform support. I hope it is clear। बहुत ही आसान सी भाषा में लिखा है कि ये कॉमन प्रैक्टिस है कि 225 mm की थिक का एक सैंड ब्लैंकेट लेयर बिछाया जाता है। ये नीचे के ऊपर के नीचे को अलग करते हैं, ग्रेनुलर और इसके ड्रेनेज लेयर को भी आप ये परमिएबल करता है आपस में। और ये बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है और इसे करते हैं तो इन्हें आज भी हम यूज कर सकते हैं ब्लैक कॉटन के सॉइल में, आउटडेटेड नहीं हुई है। जहाँ पे ब्लैक कॉटन एरिया है, बिटुमिनस सरफेस में कुछ इम्पोर्टेंस पैरामीटर्स को एनहांस करके भी हम इसकी क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं। और जैसे आपको पानी का इसमें
जो आप परमिट कर रहा है तो उसको रोकना है, तो उसमें impervious surfacing, low void content such as dense asphaltic concrete, premix carpet और liquid seal coat, bituminous macadam with seal coat, इन सब का यूज करके आप इसमें कर सकते हैं। और ये देखा गया है कि ओपन ग्रेडेड बिटुमिनस सरफेसिंग अनइवननेस डेवलप करती है जब इसमें पानी की एंट्री, बारिश के सीजन में जब पानी एंटर करता है सबग्रेड में सीपेज की वजह से, तो प्रॉब्लम होती है, बिटुमिनस की सरफेस में क्रैक्स हो जाते हैं। तो भाई जब आप न्यू सरफेसिंग कर रहे हो, जब न्यू सरफेसिंग या रिपेयर आप कर रहे हैं, आप नई सरफेस बना रहे हैं, तो ये आपको देखना चाहिए उस समय पे कि एटलीस्ट 1 महीने का मानसून सीजन और आपके कंस्ट्रक्शन के टाइम पीरियड में इतना तो अंतर हो ही। इससे क्या रहता है कि इट इंश्योर कंसोलिडेशन एंड कॉम्पैक्शन, जो डेली ट्रैफिक से उसमें कंसोलिडेशन और कॉम्पैक्शन हो जाएगा, इससे आपके रोड की लाइफ बढ़ जाएगी। तो आपको कुछ ऐसे जो फ्लेक्सिबल पेमेंट में कुछ चीजें जोड़ करके उसके लाइफ स्पान को आप बढ़ा सकते हैं। और एक केस स्टडी है, कुछ छूटा क्या, शोल्डर्स ऑफ द रोड नीड स्पेशल ट्रीटमेंट, शोल्डर में स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए ताकि पानी आपके पेवमेंट या बम्स की तरफ से इसे सेपरेट रख सकें, पानी अंदर ना हो पेवमेंट में। एक केस की बात करते हैं, एक 4 लाइन नेशनल हाईवे का रोड था जो चेन्नई को मुंबई बाया बैंगलोर से कनेक्ट कर रहा था, NH4 की बात है। और इसकी 4 लाइन हो रहा था और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का एक पार्ट है, इसकी लेंथ अबाउट 6000 मीटर है, 6000 मीटर है। और पॉपुलर नेटवर्क है, नेशनल हाईवे नेटवर्क पॉपुलरली नोन एज Golden Quadrilateral, having length of about 6000 किलोमीटर as a component of the National Highway Development Project, NHDP का एक प्रोजेक्ट था। वहां पे हम आपको बताएं कि जो NAAI थी, इसने ब्लैक कॉटन सॉइल का एरिया था 725 किलोमीटर का, फ्रॉम सतारा टू महाराष्ट्र स्टेट बॉर्डर, NH4 सेक्शन ऑफ NH4। इसकी 592.24 किलोमीटर की लेंथ थी। 4 लाइन वाइडनिंग कैरिजवे का प्रोजेक्ट था। एग्जिस्टिंग 2 लाइन ऑलरेडी थी। थ्रू प्राइवेट सेक्टर्स, पर्टिकुलरली ऑन बोर्ड बेसिस, द ब्लैक कॉटन सॉइल डिपोजिट एग्जिस्टिंग ऑन द रोड अलाइनमेंट, ब्लैक कॉटन सॉइल रोड के अलाइनमेंट में आ रहा था। तो वहां पे उन्होंने उसको पूरा का पूरा कोहेसिव नॉन सॉइलिंग सॉइल के साथ में, जिसकी प्लास्टिसिटी इंडेक्स की रेंज 5 से 15 थी, फ्री सॉइलिंग इंडेक्स 7 से 35 था, उसको रिप्लेस कर दिया था। Since good quality CNC soil are readily available in abundance of their nearby Muram quarry along with existing Carries Bay, आसपास थी, तो नो ब्लैक कॉटन सॉइल स्टेबलाइजेशन वर रिक्वायर्ड। तो वहां पे ब्लैक कॉटन सॉइल के स्टेबलाइजेशन का रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, नहीं तो इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी बचाना होता है। लोकली अवेलेबल थी तो हमने वहां से किया, नहीं तो सॉइल स्टेबलाइजेशन के उपयोग करते। और along this road sampling of soil has been done at regularly interval, soil के सैंपल्स रेगुलर इंटरवल पे लिए गए और वहां पे टेस्टिंग की गई, अडरवर्क लिमिट भी चेक की गई, CBR भी चेक किया, ग्रेन साइज एनालिसिस भी किया गया, और इसके बाद में भाई क्वालिटी एक्सेप्टेंस टेस्ट भी हुए, वर कैरीड आउट फॉर कॉमन बोरो एम्बैकमेंट एंड सबग्रेड मटेरियल। सबग्रेड का मटेरियल जब हमने बोरो किया तो उसकी क्वालिटी टेस्ट भी हुए। द मेथोडोलॉजी ऑफ एम्बैकमेंट ऑफ सबग्रेड कंस्ट्रक्शन, बट देयर वाज फिलिंग एंड कटिंग थ्रू आउट द एग्जिस्टिंग अलाइनमेंट। इट इज डिस्क्राइब्ड अंडर केस 1 एंड केस 2 रिस्पेक्टिवली हेरेन आफ्टर। केस 1 केस 2 में हम बताने वाले हैं कि किस तरह से इन्होंने फिलिंग और कटिंग के एरिया को किस तरह से अंजाम दिया। कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैकमेंट के पार्ट को हम रिसेंटली अभी डिस्कस कर चुके हैं, अभी एक बार फिर से आपको डिस्कस करवा रहे हैं। आपने स्ट्रेचिंग लोकेट कर ली है और वहां पे आपको फिलिंग करनी है। फॉर्मेशन लेवल पर प्रिपेयर्ड आफ्टर क्लियरिंग एंड ग्रुबिंग ऑफ द डेप्थ ऑफ 150 mm, 150 mm की डेप्थ के साथ में, और उसकी ऊपर की सरफेस को, फॉर्मेशन लेवल को आपने क्लियर कर लिया।
अब कंस्ट्रक्शन ऑफ एम्बैंकमेंट किस तरह से करोगे, आप 200 mm की लेयर को कंस्ट्रक्ट करोगे विद गुड सॉइल हैविंग ब्लैक कॉटन सॉइल हैविंग लेस देन 50%, प्लास्टिसिटी इंडेक्स 30% और FDD 95% तक और CBR वैल्यू 5% तक। तो जो 500 mm थिक का जो भाई 500 mm लेयर के साथ में इन्होंने क्या किया, 200 mm की 2 लेयर को प्रोवाइड किया और रिमेनिंग 100 mm की एक लेयर प्रोवाइड की जिसकी FSI 0, FDD 95% और MDD 5% CBR होना चाहिए। 95% MDD, 95% ऑफ MDD मतलब कॉम्पैक्शन 95% चाहिए, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन और 5% CBR और रिमेनिंग 500 की लेयर सबग्रेड के लिए और कॉम्पैक्टेड CNC कोहेसिव नॉन सॉइलिंग सॉइल की 2 लेयर 200 mm की ईच की और 100 mm बस प्रोवाइडेड ओवर द कॉम्पैक्टेड लेयर हैविंग 0 FSI, FDD ऑफ 97% ऑफ MDD एंड मतलब डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन 97% और मिनिमम CBR 8% होना चाहिए। द कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ रिमेनिंग अपर लेयर्स विल बी एज पर द पेमेंट डिजाइन बेस्ड ऑन द CBR रिजल्ट्स एंड मॉडल्स ऑफ सबगेट रिएक्शन एज पर ऑलरेडी डिस्कस जस्ट। तो भाई ये चीज क्लियर है। अब भाई कटिंग के केस में किस तरह से करना है ये बात भी देख लीजिए। इसके बाद कटिंग का केस अभी हमने बताया कि भाई जहां पे कटिंग आ रही फिलिंग आ रही है वहां पे 500 के 1000 के mm में फिलिंग कर दो। कटिंग आ रही है वहां पे 1600 mm डेप्थ से नेचुरल ग्राउंड लेवल से काटो। फिर वहां पर आप लोग क्या करना है, आपको MDD चेक करनी है। 225 mm की लेयर है, यदि MDD 95% से कम है तो 225 mm की लेयर को कॉम्पैक्ट करना है, उसको लूज करना है, उसको सॉइल स्टेबलाइजेशन करना है और उसके बाद में करना क्या है, 225 जब आपने लूज किया उसको कॉम्पैक्ट किया 95% तक उसकी कॉम्पैक्शन ली और उसके ऊपर 225 mm का सैंड फिल्टर एक ब्लैंकेट कोच कंसिस्टेंस और नॉन प्लास्टिक ग्रेनुलर मटेरियल का उसके ऊपर डालो। फिर आप क्या करो, 200 mm की लेयर में 2 लेयर डालो और रिमेनिंग पार्ट construction embankment in layer 200 mm compacted thickness part therefore was continue up to the thickness of good black cotton soil। इसकी FCI less than 50%, FSI less than 50%, PI plasticity index 30%, MDD 95, CBR 5% और remaining जो 500 mm thickness है CNS soil का, वो जैसे केस 1 में हमने बताया था वैसे करेंगे। इसमें 500 mm की लेयर, फर्दर लेयर ऑफ 500 mm सबग्रेड 500 mm की लेयर में 200 mm की लेयर को एक बार करेंगे और रिमेनिंग 100% की 100 mm की और रिमेनिंग लेयर ऑफ दोनों केस कर सकते हैं। या तो आप 2 लेयर 250 की डाल दो या 2 लेयर 200 की एक 100 की डाल दो एज पर द इंजीनियर इंचार्ज इंस्ट्रक्शंस ओवर द कॉम्पैक्टेड लेयर having 0 FSI, FDD 97%, CBR 8% और आपको आगे का कंस्ट्रक्शन करना है। एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस की बात भी हम कर लेते हैं कि भाई ब्लैक कॉटन सॉइल है, जैसे नियर बाई फ्लाई एश अवेलेबल है तो आप फ्लाई एश डाल दो। यदि नियर बाई आपके पास में यदि मुरम है, यदि ब्रिक अवेलेबल है, ब्रिक की भट्टी अवेलेबल है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, उसको भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस की तरह हम यूज करते हैं। तो हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। एक अल्टरनेटिव ऑप्शंस है, मैथोलॉजीज डिस्कस हम कर चुके हैं। देखा क्या जाता है कि सॉइल स्टेबलाइजेशन में लाइम के इतने सारे यूज हो गए हैं कि लाइम की कॉस्ट बढ़ गई है। पहले लाइम सस्ता मिलता था हमारे यहाँ पे, तो अब इन सब चीजों को देखते हुए यदि आपके नियर बाई ब्रिक पाउडर है जो बेस्ट मटेरियल है तो 20% ब्रिक पाउडर 80% लाइम को मिलाकर के सॉइल स्टेबलाइजेशन करिए, उसकी CBR वैल्यू 135% तक बढ़ जाती है। ये टेस्टेड है, इसके ऊपर रिसर्च ऑलरेडी पब्लिश्ड है और फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए बहुत अच्छा सब बेस मटेरियल फ्लेक्सिबल पेमेंट हम यूज कर सकते हैं। भाई ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करते हैं तो इसमें आप वैसे ही सारा कुछ पास्ट डेकेड में इसकी सब जानते हैं, सॉइलिंग सिंकेज बहुत ज्यादा है, वही सब चीजें बताई हैं। तो हम इसमें मुरम को क्यों यूज कर रहे हैं, ब्रिक के पाउडर को क्यों यूज कर रहे हैं, ये चीज हमें समझने की है। क्योंकि इसमें 55% तक सिलिका होता है, सबसे अच्छा होता है जो सॉइल स्टेबलाइजेशन के लिए। आयरन ऑक्साइड होता है 8%, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 15%, कैल्शियम ऑक्साइड 7%, मैग्नीशियम ऑक्साइड 2%, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1% होता है। इन सब चीजें बहुत ही
अच्छी होती हैं ब्रिक पाउडर में। इट रिपोर्ट दैट यूटिलाइजेशन, ये देखिए 25% ब्रिक पाउडर इन कंक्रीट मेकिंग रिजल्ट इन एडिक्वेट थर्मल रेजिस्टेंस एंड एड्रेस द कॉस्ट इफेक्टिव इन एनवायरमेंटल इशूज। भाई इसकी कॉस्ट इफेक्टिव है, नियरली अवेलेबल है, 25% तक इसकी कॉस्ट इफेक्ट हो जाती है। Recent study led to be beneficial use of brick powder of pavement. Brick powder, when used as an alternative filler in asphalt mixing, results in improved mechanical property of the bearing course of flexible pavement. और as a engineer part of view, ये सब चीजें हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें जब पता होगा तभी तो हम ये सब चीजें करा पाएंगे। यदि हमें इसकी जानकारी ही नहीं होगी तो कैसे हम इस चीजों को साइड पे हैंडल कर पाएंगे। सभी के यहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शंस की साइड में ब्लैक कॉटन सॉइल की जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको कैसे हैंडल करना है, कैसे प्रूफ करना है। एक चीज और मैंने रिसेंटली देखी है, रिसेंटली हमारे आजकल के लोग ब्लैक कॉटन को ब्लैक कॉटन नहीं मान रहे हैं, इसलिए उसकी टेस्टिंग कराई जाती है। इसीलिए हमने सबसे पहले आपको टेस्टिंग रिजल्ट्स दिखाए थे। तो टेस्टिंग रिजल्ट्स के बारे में एक बार और हम देखते हैं इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी में कि प्लास्टिक लिक्विड लिमिट की रेंज अबाउट 47 के आसपास है, तो फिर वो आपकी वही हो गई ब्लैक कॉटन की कैटेगरी में। प्लास्टिक लिमिट 25 से 40 के % में, और आप ये देखोगे कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी आपका 25 से 45 के बीच में वेरी करेगा। MDD 1.7 के आसपास ही वेरी करेगी। ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट वही 14 से 20 के बीच में, CBR 2 से 3 के बीच में, और सैचुरेशन मॉइस्चर 17 से 20, स्वेलिंग इंडेक्स 40 से 60। ये सब चीजों को देखते हुए हम ये बता सकते हैं कि ये ब्लैक कॉटन सॉइल ही है। आपको आइस कोट्स की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप देखिए आप किस कंक्लूजन पे पहुंचे, क्या आपको समझ आया, क्या आप कुछ चीजें मिस कर गए, या जो कुछ समझ नहीं आया वो हमें कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताओ। डेफिनेटली हम उसका जवाब देंगे, हमेशा से देते आए हैं। और ब्लैक कॉटन सॉइल का ये जानदार सेशन हमें आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।